हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। फिजिक्स के वन लाइनर के सीरीज का आज जो है आखिरी वीडियो है। अब हम फिजिक्स के बाद बायोलॉजी के साथ चलेंगे। तो ये फिजिक्स का आखिरी वीडियो है। मिसलेनियस मतलब छोटा बड़ा जो छोटा बड़ा क्वेश्चन है उसको लेकर हम लोग चलते हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं और चीजों को एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं कि जो आज के वन लाइनर्स हैं, जो आज के पॉइंट्स हैं, वो क्या समझ में आता है उनसे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जो हमारा सीरीज है, जो हमारा मुहिम है वन लाइनर का, वो आपको पसंद आ रहा होगा। और इस सीरीज का जो भी वीडियोस हमने अपलोड किए हैं चैनल पर, उसको आप लोग जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में बेनिफिट हो जाए। उससे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशंस हैं उसके भी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं। जिन के एक्सप्लेनेशन मैंने अपलोड नहीं कर रखे हैं उनके एक्सप्लेनेशन में अपलोड कर दूंगा, है ना। तो कोशिश करते हैं कि हम जितने भी चीजें हैं उनको आप तक पहुंचा दें ताकि आपके एग्जाम से जो भी क्वेश्चंस आए वो मैक्सिमम कवर हो जाए। तो चलिए हम बात करेंगे आज। सबसे पहला पॉइंट जो आता है, कहता है भौतिकी की वह शाखा, फिजिक्स की वह ब्रांच जो अति सूक्ष्म कण, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स के मोशन से रिलेटेड है। फिजिक्स का वह ब्रांच जो सबसे स्मॉल, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स के मोशन से संबंधित है, उसको कहते हैं क्वांटम यांत्रिकी। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो सबसे सूक्ष्म कण जो है, अति सूक्ष्म कण के मोशन के बारे में पढ़ते हैं। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, कहता है विज्ञान का वह क्षेत्र जो स्वचालन मतलब which studies automation and communication between human and machine के बीच कम्युनिकेशन और ऑटोमेशन मतलब इसका है ऑटोमेशन, स्वचालन और मानव व मशीन के बीच संचार का अध्ययन जिस ब्रांच में करते हैं उसे कहते हैं साइबरनेटिक्स। क्या नाम है? साइबरनेटिक्स। आगे बात करें तो साइंस ऑफ टाइम मेजरमेंट, समय मापन का जो विज्ञान है उसे कहा जाता है घड़ी विज्ञान, होरोलॉजी। क्या नाम है? होरोलॉजी कहा जाता है। समय मापन के विज्ञान को होरोलॉजी कहा जाता है, घड़ी विज्ञान कहा जाता है। आगे के पॉइंट पर बात करें, द स्टडी ऑफ फ्रिक्शन एंड ल्यूब्रिकेशन, द स्टडी ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण और स्नेहन के द्वारा घर्षण को कम किया जाता है। घर्षण के चैप्टर में मैंने इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो मैंने कहा द स्टडी ऑफ फ्रिक्शन एंड ल्यूब्रिकेशन मतलब घर्षण और स्नेहन का जो अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? ट्रिबोलॉजी। याद रखेंगे, ट्रिबोलॉजी। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर, भूगणित वह विज्ञान है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? पृथ्वी के ज्योमेट्रिकल शेप्स को, ज्यामितीय आकार को पढ़ते हैं। अंतरिक्ष के अभिविन्यास को पढ़ते हैं, और गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र को मापने और समझने से संबंधित है। याद रखिएगा, भूगणित जो है वह किससे संबंधित है? तो पृथ्वी के ज्यामितीय आकार, पृथ्वी के ज्योमेट्रिकल शेप्स, अंतरिक्ष के अभिविन्यास से गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को मापने और समझने से संबंधित है, जिसमें समय के साथ इन गुणों में परिवर्तन भी शामिल है। आगे के पॉइंट में बात करते हैं, कहता है वी विल लर्न अबाउट व्हाइट डॉर्फ इन, श्वेत वामन के बारे में हम किस शाखा में पढ़ते हैं? तो एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोफिजिक्स, जिसको कि हम कहते हैं खगोल विज्ञान या खगोल भौतिकी, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? खगोल विज्ञान या खगोल भौतिकी के अंतर्गत हम स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं, हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो हमारा श्वेत वामन है, एक तरह का प्लैनेट है जो डेड स्टार होता है, वो है, उसकी स्टडी हम लोग खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी में करते हैं। अगले पॉइंट में बात करें, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी इज सिचुएटेड इन, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला
कहां स्थित है अगर हम बात करें तो वो है न्यू दिल्ली में। कहां पर है? न्यू दिल्ली में स्थित है। आगे के पॉइंट में बात करें, कहता है नेशनल केमिकल लैबोरेटरी। नेशनल केमिकल लैबोरेटरी मतलब राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला जो है वो कहां पर स्थित है? तो याद रखेंगे पुणे में स्थित है। कहां पर है? तो पुणे में स्थित है। आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले पॉइंट पे। क्या कहता है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इज लोकेटेड इन। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहां पर स्थित है? तो याद रखेंगे वो मुंबई में स्थित है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है वो कहां पर है? तो मुंबई में स्थित है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं फुल फॉर्म ऑफ लेजर। लेजर का फुल फॉर्म या फिर लेजर का पूरा रूप, पूर्ण रूप क्या है? कहता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। क्या कह रहा है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। आगे के पॉइंट पर बात करते हैं लेजर इज अ डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग। क्या प्रोड्यूस करता है? स्टिमुलेटेड रेडिएशन। क्या प्रोड्यूस करता है? याद रखेंगे लेजर इज अ डिवाइस। लेजर क्या है? एक डिवाइस है जो प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? याद रखेंगे स्टिमुलेटेड रेडिएशन। हिंदी में अगर कहें उत्तेजित विकिरण उत्पन्न करता है। उत्तेजित विकिरण उत्पन्न करता है। अगले पॉइंट में अगर हम बात करें दुनिया की सबसे ऊंची भू आधारित दूरबीन वेधशाला कहां स्थित है? दूरबीन टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी कहां स्थित है? दुनिया का भू आधारित मतलब भूमि पर रहने वाला जो सबसे ऊंचा स्थान पर जो दूरबीन है, जो वेधशाला है, जो ऑब्जर्वेटरी है दूरबीन का, वो कहां पर है? याद रखिएगा चिली में है। क्या है? चिली में है। कहता है यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो एटाकामा ऑब्जर्वेटरी में है ये। ठीक है, यह अटाकामा रेगिस्तान में माउंट चाइज नांटोर पर 5,640 मीटर या 18,500 फीट की ऊंचाई पर है। आगे के पॉइंट में बात करते हैं। कहता है वह वैज्ञानिक जिनके सम्मान में चंद्र एक्सरे दूरबीन का नाम रखा गया। चंद्र एक्सरे जो दूरबीन है उसका नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया या किस वैज्ञानिक से इंस्पायर्ड होकर उसका नाम रखा गया? तो कहेंगे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिनको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? एस चंद्रशेखर भी कहा जाता। और यही सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हैं जिन्होंने ब्लैक होल की जो परिकल्पना है या फिर ब्लैक होल के बारे में जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन क्या 1.44 जो नंबर है उसके बारे में इन्होंने बताया। एस चंद्रशेखर याद रखेंगे। तो इनके नाम पर क्या है? चंद्र एक्सरे दूरबीन जो है इन्हीं के नाम पर रखा गया। आगे के पॉइंट में बात करें तो द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट इन स्पेस वाज। अंतरिक्ष में पहला जो एस्ट्रोनॉट है, एस्ट्रोनॉट मतलब क्या होता है? जो अंतरिक्ष यान में बैठ के अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं उन्हें हम अंतरिक्ष यात्री या फिर एस्ट्रोनॉट कहते हैं। तो जो स्पेस में पहला जाने वाला अंतरिक्ष यात्री थे उनका नाम है यूरी गागरिन। क्या नाम है? यूरी गागरिन। अगले पॉइंट पे बात करते हैं वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन कॉस्मोन्ट मतलब जब मेल होता है, याद रखिएगा मेल होता है तो उसको एस्ट्रोनॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट कहते हैं। लेकिन जब फीमेल की बात आती है तो उसको कॉस्मोन्ट कहते हैं, कॉस्मोनॉट कहते हैं। ठीक है, वाज तो याद रखेंगे वैलेंटीना टेरेस्कोवा जो है वो पहली अंतरिक्ष यात्री, महिला अंतरिक्ष यात्री। याद रखिएगा अंग्रेजी में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर फीमेल का आएगा तो वहां पे कॉस्मोन्ट रहेगा, लेकिन फीमेल रहेगा एस्ट्रोनॉट रहेगा। कॉस्मोनॉट एस्ट्रोनॉट कंफ्यूज नहीं करना है। कॉस्मोनॉट मतलब फीमेल, एस्ट्रोनॉट मतलब मेल। तो पहला मेल जो था एस्ट्रोनॉट जो था यूरी गागरिन था। लेकिन अगर पहला कॉस्मोनॉट पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए?
पहला कॉस्मोनॉट पूछ लिया जाए तो वहां यूरी गागरिन नहीं बल्कि वैलेंटीना तेरेस्कोवा होगा। ठीक है, चलिए आगे के पॉइंट में डिस्कस करते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको वीडियो अच्छे लगेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम, न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा ताकाशी हिरोसे, ताकाशी हिरोसे जो है उन्होंने क्या लिखा है? न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम। न्यूक्लियर रिएक्टर भी एक प्रकार का टाइम बम उन्होंने डेडिकेट किया न्यूक्लियर रिएक्टर को, जहां पर कि उत्पादन होता है किस चीज का? विद्युत उत्पादन होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है, उसको इन्होंने कहा टाइम बॉम्ब है ये। उसके लेखक कौन है? ताकाशी हिरोसे, ताकाशी हिरोसे। अगले पॉइंट में बात करते हैं सामान्य टॉर्च सेल। जो सामान्य टॉर्च सेल होते हैं कि टर्मिनल बनाने के लिए किस चीज के, किन धातु के जोड़े का प्रयोग होता है? निम्नलिखित जोड़े का उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे जिंक और कार्बन, जिंक और कार्बन का उपयोग किया जाता है क्या बनाने के लिए? सामान्य टॉर्च का जो सेल होता है उसका टर्मिनल बनाने के लिए प्रयोग में आता है। अगले पॉइंट में बात करें एटीएम जो है, एटीएम जिससे कि हम लोग पैसा विड्रॉ करते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। याद रखेंगे ऑटोमेटेड टेलर मशीन को ही शॉर्ट में एटीएम कहते हैं, जहां से कि हम पैसे को विड्रॉ करते हैं अपने खाते से। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें 21वीं सदी का वह तकनीक जो उपकरणों के लघुकरण में चमत्कार कर सकती है। किसी भी उपकरण को लघुकृत किया जा रहा है। देखिएगा पहले जो कंप्यूटर हुआ करता था बहुत बड़ा बड़ा होता था, आज कंप्यूटर जो है लोगों की कलाई पर आ गया, मतलब स्मार्ट वॉच के रूप में आ गया। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? चीजों को लघुकृत किया जा रहा है, मतलब कि छोटा किया जा रहा है, छोटा से छोटा किया जाने की कोशिश जो है वो कहलाता है नैनो टेक्नोलॉजी। फिजिक्स के अंदर हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी जो पढ़ते हैं उसके अंदर जो उपकरण है, जो मशीनरीज हैं उनको क्या किया जा रहा है? लघुकृत किया जा रहा है, मिनिमाइज किया जा रहा है, छोटा किया जा रहा है। उसको क्या कहते हैं? नैनो टेक कहते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। एक कण जिसका कम से कम एक आयाम 10⁻⁷ मीटर से कम हो उसको क्या कहते हैं? नैनो पार्टिकल्स कहते हैं। याद रखिएगा कि वह कण, वह पार्टिकल्स जिसका एक आयाम, एक डायमेंशन जो है कम से कम 10⁻⁷ मीटर से कम हो, 10⁻⁷ मीटर से कम हो, उसी को क्या कहते हैं? नैनो पार्टिकल्स कहते हैं, नैनो कण कहते हैं। अगले पॉइंट पे बात करें नैनो कण का आकार क्या होता है? तो याद रखिएगा 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। 1 से 100 नैनोमीटर के बीच का जो आकार होता है उसी को नैनो कण, नैनो प्लग कहते हैं, नैनो पार्टिकल्स कहते हैं। याद रखिएगा नैनो पार्टिकल्स कहते हैं, नैनो प्लग अलग चीज हो गया, नैनो पार्टिकल्स अलग चीज हो गया। अब अगले पॉइंट पर बात करते हैं नैनो प्लग्स की। तो अब क्या हो रहा है? जो देखिएगा जिनको सुनने की समस्या है, कान से नहीं सुन सकते हैं, वो कान में एक मशीन लगाते हैं, उसको कहते हैं हियरिंग एड। क्या कहते हैं उसको? हियरिंग एड कहते हैं। अब साइंस इतनी डेवलप हो चुकी है कि अभी जो हियरिंग एड लगते हैं वो दिखते हैं सबको, लेकिन अब जो हियरिंग एड लगने वाला है, जो बनने वाला है, तो वो इतना सूक्ष्म होगा कि वो दिखाई नहीं देगा, मतलब नॉर्मली वो दिखाई नहीं दे सकता, नहीं पकड़ सकते हैं। उसी को नाम दिया गया नैनो प्लग, नैनो प्लग नाम दिया गया। और नैनो प्लग क्या है? रेफर्स टू, इसका अर्थ क्या है? एक छोटा हियरिंग एड है, कान से जो नहीं सुन पाते हैं, कम सुनते हैं, उनके लिए प्रयोग में आने वाला एक यंत्र है, एक उपकरण है। आगे पॉइंट पे बात करते हैं नैनो ईयर कैन डिटेक्ट साउंड्स एज लो एज। नैनो ईयर जो है, जो नैनो प्लग जो बना है, जो हियरिंग एड्स है, नैनो ईयर कैन डिटेक्ट साउंड एज लो एज, कितना लो साउंड को डिटेक्ट कर सकता है? याद रखिएगा 60 डेसिबल का जो साउंड होता है उसको भी डिटेक्ट कर सकता है। अगले पॉइंट पे बात करें, ही गेव द टर्म नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी जो टर्म है, जो शब्द है, वो किसने दिया है? याद रखिएगा नोरियो तनीगुची ने 1974 में एक टर्म दिया नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी टर्म किसने दिया? तो नोरियो तनीगुची ने 1974 में जो है यह टर्म दिया है नैनो टेक्नोलॉजी। आगे चलते हैं और आगे के पॉइंट में बात करते हैं
कि आगे का पॉइंट हमारा क्या कहता है। कहता है इसका उपयोग मानव शरीर में दवाओं और एंटीजन के वाहकों के रूप में किया जा सकता है। इसका उपयोग जैव रासायनिक सेंसर के रूप में, सेंसर के रूप में, याद रखिएगा, सेंसर के रूप में किया जा सकता है। कार्बन नैनोट्यूब बायोडिग्रेडेबल है। तो ऐसा उपकरण बनाया जा रहा है जो मानव शरीर में दवा जो मेडिसिन है उसको ले जाएगा, एंटीजेंस को ले जाएगा, एंटीजेंस का वाहक बनेगा, है ना। इसका उपयोग जैव रासायनिक, है ना, बायोकेमिकल सेंसर के रूप में इसका यूज किया जाएगा। उसको कहते हैं कार्बन नैनो ट्यूब, जो कि बायोडिग्रेडेबल होता है। मतलब बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, वो कार्बनिक कंपाउंड जो है, जो कि बायोलॉजिकल सब्सटेंस, बायोलॉजिकल कंडीशन में क्या होता है, डिग्रेड हो जाता है, वो घटित हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। अगले पॉइंट में बात करते हैं बल, घर्षण, दबाव और तापमान में से नैनो मटेरियल का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। जो नैनो मटेरियल्स होते हैं उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज होता है, बल, घर्षण, दबाव और तापमान में से क्या होता है, तो याद रखेंगे जो घर्षण प्रॉपर्टी, जो फ्रिक्शन है, वो नैनो पार्टिकल्स, नैनो मटेरियल्स जो होते हैं उसका सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से आता है। कहता है क्वांटम डॉट एक अर्धचालक नैनो संचार है। तो क्वांटम डॉट क्या है, एक सेमीकंडक्टर नैनो स्ट्रक्चर है। याद रखिएगा, तो क्या कह रहा है कि क्वांटम डॉट जो होता है, क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा जाता है, क्वांटम डॉट जो है वो क्या है, सेमीकंडक्टर नैनो स्ट्रक्चर है, एक सेमीकंडक्टर नैनो स्ट्रक्चर है। अगले पॉइंट में बात करें, नैनो हमिंग बर्ड है। नैनो हमिंग बर्ड क्या है, तो नैनो हमिंग बर्ड के बारे में कहा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित एक जैव आकार का मानव रहित जासूसी विमान है। याद रखिएगा, जो हमिंग बर्ड है, नैनो हमिंग बर्ड जो है वो अमेरिका, यूएसए के द्वारा बनाया हुआ पॉकेट साइज, मतलब जो पॉकेट में रखा जा सकता है, इस साइज का एक स्पाई प्लेन है। एक स्पाई प्लेन है मतलब जासूस वाला एरोप्लेन है, हवाई जहाज है, जो किसी भी अन्य देश की जासूसी कर सकता है। उसको आप पॉकेट में भी रख सकते हैं। इसी को नाम दिया गया, क्या कहता है, नैनो हमिंग बर्ड। नैनो हमिंग बर्ड नाम दिया गया है। आगे के पॉइंट पर बात करते हैं, द लोकेशन ऑफ एरोनॉन पावर प्रोजेक्ट का स्थान था। एरोनॉन पावर प्रोजेक्ट जो भारत में था उसका स्थान कहां था, याद रखिएगा, दाभोल में उसका स्थान था। कहां था, दाभोल, जो महाराष्ट्र का एक जगह है, वहां पर क्या था, एनरॉन पावर प्रोजेक्ट का स्थान था। कहता है यह एक बहुत बड़ा बिजली संयंत्र था। यह क्या था, बहुत बड़ा बिजली संयंत्र था, जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के दोभल में बनाया गया था। कहां पे, महाराष्ट्र का रत्नागिरी जिला है, उसमें एक दोभल नाम का छोटा सा जगह है, वहां पर बनाया गया था। इसे 1990 के दशक में एरॉन कॉर्पोरेशन द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन यह अब बंद हो चुका है। अगर हम आज की बात करें तो इसको बंद कर दिया गया है। आगे के पॉइंट में बात करते हैं, द थीम ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस 2023 वाज। इंडियन साइंस कांग्रेस मतलब भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का जो थीम था, जो विषय था, वो क्या था, याद रखिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास, सतत मतलब हमेशा विकास करता रहे, सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आगे के पॉइंट में बात करते हैं कि आगे का पॉइंट क्या कहता है, तो कहता है डीएसटी का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सीएसआईआर का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। आईसीएसएसआर का क्या होता है फुल फॉर्म, याद रखिएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। अगर हम बात करें डीएई का फुल फॉर्म क्या होता है,
डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कहता है कि डीएसटी, सीएसआईआर, आईसीएसएसआर एंड डीएई में से वह संगठन जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा संगठन जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंध नहीं रखता है? याद रखिएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ साइंस सोशल साइंस रिसर्च, सामाजिक विज्ञान पर जो रिसर्च करने वाला आईसीएसएसआर है, ये क्या करता है? सामाजिक क्षेत्र में, सामाजिक विज्ञान में इसका रिसर्च होता है, रिसर्च करने से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है। इसीलिए कहते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में इसका कोई हाथ नहीं है या फिर इसका कोई रोल नहीं है। अगर हम बात करें, कहता है राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया, एनआईएफ, कहता है राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान कहां है? भारत में। एनआईएफ इज एन ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एनआईएफ क्या है? इज अ ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऑटोनॉमस बॉडी है। आगे के पॉइंट में बात करें, कहता है पोलर कोड। पोलर कोड क्या है? इट इज अ इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप्स ऑपरेटिंग एंड पोलर वाटर्स। कहता है इट इज अ इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी, इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी है। पोलर कोड क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी है। किसके लिए है? शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर, पोलर वाटर्स में जो शिप ऑपरेट हो रहे हैं उनके लिए सेफ्टी कोड क्या है? तो पोलर कोड, ध्रुवीय संहिता है। आगे के बारे में अगर बात करें, दक्षिण गंगोत्री इज लोकेटेड इन, दक्षिण गंगोत्री कहां स्थित है? दक्षिण गंगोत्री याद रखिएगा अंटार्कटिका में है। कहां पर है? अंटार्कटिका में है। दक्षिण गंगोत्री क्या कहां है? तो अंटार्कटिका में है। और दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो फर्स्ट इंडियन स्टेशन सेटअप फॉर अंटार्कटिक रिसर्च इज कॉल्ड, फर्स्ट इंडियन स्टेशन है, पहला भारतीय जो है अनुसंधान केंद्र है जिसको सेटअप किया गया है अंटार्कटिक पर रिसर्च करने के लिए। उसका नाम क्या रखा गया? दक्षिण गंगोत्री। याद रखेंगे, दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिक अनुसंधान के लिए स्थापित पहला भारतीय स्टेशन है। आगे के पॉइंट में बात करते हैं, द रिसेंट रिसर्च स्टेशन कहां पर? सेट अप इन द अंटार्कटिका। याद रखिएगा, ये अंटार्कटिका है, ये अंटार्कटिका है और ये अंटार्कटिक है, दोनों अलग अलग है। अंटार्कटिका और अंटार्कटिका दोनों अलग अलग हैं। तो पहला जो दक्षिण वाला है, दक्षिण गंगोत्री जो है, वो किससे संबंध रखता है? अंटार्कटिक से। लेकिन अगर हम बात करें भारती जो है, भारती नाम का जो रिसर्च सेंटर है, रिसर्च स्टेशन है, वो अंटार्कटिका में स्थापित किया गया है। हाल ही में अंटार्कटिका में भारत का जो स्थापित अनुसंधान केंद्र है, रिसर्च सेंटर है, उसका नाम क्या रखा गया है? भारती। अंटार्कटिक में दक्षिण गंगोत्री, अंटार्कटिका में भारती नाम रखा गया। आगे के पॉइंट पे बात करते हैं, द टर्म इंडिया INDARC समटाइम्स सीन इन द न्यूज, है ना, कभी कभी समाचार में आता है, इज द नेम ऑफ, किसका नाम है? तो इंडियाज अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी टू साइंटिफिक स्टडी एंड आर्कटिक रीजन। मतलब क्या है कि इंडियाज अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी, भारत का जल के अंदर बना हुआ एक ऑब्जर्वेटरी है, टू साइंटिफिकली स्टडी, मतलब वैज्ञानिक स्टडी के लिए, द आर्कटिक रीजन, आर्कटिक रीजन में एक ऑब्जर्वेटरी है साइंटिफिक स्टडी के लिए। कौन? तो INDARC, इंडिया आर्कटिक। याद रखिए, INDARC मतलब इंडिया आर्कटिक होता है। चलिए आगे के स्लाइड में आते हैं। क्या कहता है कि भारतीय मौसम विभाग ने जनवरी 2021 में मुक्तेश्वर जो उत्तराखंड में है, एक डॉपलर मौसम रडार स्थापित किया।
याद रखिएगा, भारतीय मौसम विभाग, जो इंडियन मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने डॉपलर्स वेदर रडार जो है वो कहां स्थापित किया है? मुक्तेश्वर, जो कि उत्तराखंड जिले में है। आगे आगे हम बात करें जल निकाय। जल निकाय में घनत्व प्रवणता किसके द्वारा दर्शाई जाती है? याद रखेंगे, पिक्नोक्लाइन से दर्शाई जाती है। अगले पॉइंट में बात करें, मैं आकाशगंगा की नागरिक हूं। मैं आकाशगंगा की नागरिक हूं, यह कथन किसने कहा? तो याद रखेंगे, कल्पना चावला। कल्पना चावला ने क्या कहा? मैं आकाशगंगा की नागरिक हूं। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें, भारत का पहला भारी मतलब हैवी वाटर का प्लांट जो है, भारत का पहला हैवी वाटर प्लांट वो कहां पर स्टैब्लिश किया गया? तो याद रखिएगा, नांगल पंजाब में। कहां पर? नांगल पंजाब में स्थापित किया गया है। आगे के पॉइंट में अगर हम बात करें, कहता लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से यह प्राकृतिक अनुचुंबकीय है। कहता है यह प्रकृति में अनुचुंबकीय है, मतलब इट इज अ पैरामैग्नेट इन नेचर। मैग्नेटिक, हल्का मैग्नेटिक नेचर का है। कौन? ऑक्सीजन जो है हल्का मैग्नेटिक नेचर का है। क्या कहता है? लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से यह प्रकृति में अनुचुंबकीय है, तो ऑक्सीजन जो है अनुचुंबकीय है। आगे के पॉइंट में बात करते हैं, लोहा, निकल, कोबाल्ट और एल्यूमिनियम में से वह धातु जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है, कौन है इसमें? याद रखिएगा, लोहा, निकेल, कोबाल्ट और एल्यूमिनियम। तो इसमें एल्यूमिनियम जो है वो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। अगले पॉइंट में बात करें, निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम और कॉपर में से गैर विद्युत चुंबकीय तत्व कौन सा है ना? नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एलिमेंट क्या है? तो कॉपर जो है वो नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एलिमेंट है। क्या कहता है? निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम और कॉपर में से गैर विद्युत चुंबकीय तत्व कौन सा है? तो याद रखेंगे, कॉपर। अगले पॉइंट में चाहते हैं, कहता है अमॉन्ग द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड स्काई द मैग्नेटिक नीडल पॉइंट्स टू। मैग्नेटिक नीडल्स जो है वो कहां पॉइंट करता है? ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ में, स्काई में। तो जब कंपास को आप देखिएगा तो कंपास का जो निडल है वो किधर इंडिकेट करता है? तो याद रखिएगा, नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, नॉर्थ दिशा को दिखाता है। चलिए अगले पॉइंट में बात करते हैं। 2-3 स्लाइड्स और बचे हुए हैं, एक एक करके समझते चलेंगे। कहता है द टेप ऑफ द टेप रिकॉर्डर इज कोटेड विथ, टेप ऑफ द टेप रिकॉर्डर इज कोटेड विथ, याद रखिएगा, फेरोमैग्नेटिक पाउडर से कोटेड होता है। कौन? तो टेप ऑफ द टेप रिकॉर्डर जो है किससे कोटेड होता है? किसका कोटिंग होता है? याद रखिएगा, फेरोमैग्नेटिक पाउडर से कोटेड होता है। कहता है दुनिया की सबसे सटीक घड़ी जो हर 300 मिलियन वर्ष में केवल 1 सेकेंड खोती है, केवल 1 सेकेंड खोती है, इसका उपयोग करती है। किसका उपयोग करती है? सेंट्रोटियम परमाणु का, सेंट्रोटियम परमाणु का उपयोग करती है। आगे अगर हम बात करें स्वचालित कलाई घड़ियों में, स्वचालित जो हाथ में बिना बैटरी का अपने आप चलने वाली घड़ी होती है, उसको ऊर्जा प्रदान कहां से की जाती है? ऊर्जा प्रदान कहां से होती है? याद रखिएगा, हमारे हाथ की विभिन्न गतिविधियों द्वारा, हमारा जो हाथ का मूवमेंट होता है, हमेशा देखिएगा हमारा हाथ कहीं ना कहीं मूव कर रहा होता है, तो हाथ के मूवमेंट से इस घड़ी को ऊर्जा प्रदान होता है। आगे बात करें, एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में पेंडुलम के अनुरूप घटक एक है। तो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में एक पेंडुलम होता है, पेंडुलम नाम का घटक होता है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स वॉच जो है उसमें उसके जैसा, उसके अनुरूप कौन सा घटक है? याद रखिएगा, क्रिस्टल दोलक, क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है उसमें पेंडुलम का काम करता है। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स वॉच में। आगे के पॉइंट में बात करें, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य क्या है? क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो घड़ी में प्रयोग होता है उसका कार्य क्या है? याद रखिएगा,
पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव, पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए प्रयोग होता है या उस पर आधारित है। कहता है फुल फॉर्म ऑफ MOEMS, मोएम्स, फुल फॉर्म ऑफ MOEMS कहता है माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। आगे के पॉइंट में बात करते हैं। द पूमा स्टैंड्स फॉर, पूमा का फुल फॉर्म क्या है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रोबोटिक्स, रोबोटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में याद रखिएगा। रोबोटिक्स, रोबोटिक्स क्या है, विज्ञान का वह क्षेत्र है जिसमें रोबोट्स के बारे में पढ़ाया जाता है ना। तो कहते हैं रोबोटिक्स के क्षेत्र में पूमा, PUMA स्टैंड्स फॉर, मतलब क्या मतलब रखता है, तो प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली बाय यूजिंग ड्रोन्स। नहीं, अब पूमा का फुल फॉर्म मैं एक बार अगेन बता देता हूं आपको, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं कहीं और चला गया। कहता है पूमा का फुल फॉर्म क्या है, तो प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, PUMA। तो प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली किस क्षेत्र में, तो पूमा का जूता भी आता है, तो उस क्षेत्र में नहीं बल्कि रोबोटिक्स के क्षेत्र में जो है पूमा का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। आगे के पॉइंट में आते हैं। एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी द एक्टिविटीज गिव्स बिलो कैन बी सक्सेसफुली कैरिड आउट बाय यूजिंग ड्रोन्स। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आज के प्रौद्योगिकी के स्तर पर देखा जाए तो ड्रोन्स को किस उपयोग के लिए सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा सकता है, तो कहते हैं स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स ऑन क्रॉप फील्ड, क्रॉप फील्ड जहां पर की फसल उगता है उस फसल के ऊपर पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करने के लिए ड्रोन्स का प्रयोग किया जा सकता है। आजकल ड्रोन्स का प्रयोग जो है शादी वगैरह में इमेज वीडियो बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन ड्रोन्स का प्रयोग स्प्रे करने के लिए, पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। दूसरा, इंस्पेक्टिंग द क्रेटर्स ऑफ एन एक्टिव वॉल्केनोज, एक्टिव वॉल्केनोज के हम आसपास नहीं जा सकते, तो उसको देखने के लिए कि कैसा स्थिति है हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ड्रोन्स का प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्या है, कलेक्टिंग ब्रीथ सैंपल फॉर स्पाउटिंग वेल्स फॉर DNA एनालिसिस, DNA एनालिसिस के लिए जो वेल्स होता है उसका ब्रीथ सैंपल हम कलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम स्पाउटिंग वेल्स, स्पाउटिंग वेल का ब्रीथ हम कलेक्ट कर सकते हैं ड्रोन के मदद से। तो आज के परिप्रेक्ष्य में जो है ड्रोन्स का काफी यूज आने वाला है आने वाले समय में तकनीकी में। चलिए आगे के पॉइंट में बात करते हैं। आगे का पॉइंट क्या कहता है, कहता है केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना अलगप्पा चेटियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर और जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से की गई थी, है ना। तो केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान का जो स्थापना हुआ है अलगप्पा चेटियार, है ना, उसमें किसका योगदान है, तो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर और जवाहरलाल नेहरू, है ना, इन दोनों के प्रयास से सफल हो पाया। कहां पर है, कड़ाई कुड़ी 1953, कड़ाई कुड़ी 1953। अगले पॉइंट में बात करें, बेंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना कब और किनके प्रयास से हुई थी। कहां पर, बेंगलोर में भारतीय विज्ञान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एस्टैब्लिश्ड इन, याद रखिएगा IIS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है वो कब स्थापित किया गया था बेंगलोर में, किसके प्रयास से स्थापित किया गया था, 1909 में जमशेद जी टाटा, है ना, आदरणीय जमशेद जी टाटा द्वारा, उन्हीं के प्रयासों से 1909 में जो है किसका स्थापना हुआ था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना हुई थी। आगे के पॉइंट में बात करते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतियन स्टडीज, हायर तिब्बतियन स्टडीज के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतियन स्टडीज कहां पर है, तो वो वाराणसी में, कहां पर है, तो वाराणसी में है। कहता है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च, डेवलपमेंट रिसर्च का जो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च है वो कहां पर है, तो याद रखेंगे मुंबई में है। अगले पॉइंट में बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, न्यूरो साइंस कहता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ
एंड न्यूरो साइंस कहां पर है? याद रखिएगा बेंगलुरु में स्थापित है। अगले पॉइंट पर बात करें, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज जो है वो कहां पर है? तो हैदराबाद में। कहां पर है? तो हैदराबाद में। अगले पॉइंट पर बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक सेंटर इज लोकेटेड एट, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी मतलब प्राकृतिक चिकित्सा और योगा साइंस जो है, योग विज्ञान जो है वो कहां पर स्थापित है? तो याद रखिएगा बेंगलुरु में स्थापित है। अगले पॉइंट में बात करते हैं, हाईटेक सिटी किसे कहा जाता है? तो हैदराबाद को हाईटेक सिटी कहा जाता है। याद रखिएगा हैदराबाद को क्या कहा जाता है? हाईटेक सिटी कहा जाता है। साइंस सिटी किसको कहा जाता है? कलकत्ता को जो है साइंस सिटी नाम दिया जाता है। अगर हम बात करें तो रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर किसको कहा जाता है? तो थुम्बा को जो है वो रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर कहा जाता है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? अगर आपसे पूछा जाए सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो लखनऊ में। कहां पर है? तो लखनऊ में। तो याद रखेंगे इन पॉइंट्स को, बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मेरे ख्याल से आप हर पॉइंट्स को लिखते चलिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, बाद में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, तो मेरे ख्याल से आपको जो है एग्जाम के टाइम में रिवाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। याद तो मैं यहीं पर करवा दूंगा आपको, है ना। चलिए आगे के पॉइंट में बात करते हैं। कहता है कार्बन माइक्रोफोन का सबसे अच्छा उपयोग कहां होता है? तो माइक्रोफोन का उपयोग कहां होता है कार्बन माइक्रोफोन का? तो टेलीफोन में होता है। कहां पर होता है? टेलीफोन में उपयोग आता है। कहता है द लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन, प्लेनेटरी मोशन का जो लॉज है वो किन्होंने दिया? तो याद रखिएगा केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन हम लोग पढ़ते हैं, तो केपलर्स ने 3 नियम दिए हैं प्लेनेट के रिगार्डिंग। अगले पॉइंट में बात करें, क्या कहता है? सोलेक्साव क्या है? तो याद रखिएगा सोलर रिक्शा है। क्या है? सोलर रिक्शा है क्या? सोलेक्साव। आगे अगर हम बात करें बिब्लियोमेट्री क्या है? तो बिब्लियोमेट्री इज एन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल। बिब्लियोमेट्री क्या है? इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल है। द फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ एशिया, एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहां स्थापित हुआ था? तो याद रखिएगा रुड़की। भारत में रुड़की है, तो रुड़की में जो है वो क्या स्थापित हुआ था? एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की उत्तराखंड में है। याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य में है रुड़की, जहां पे रुड़की आईआईटी कॉलेज है आपका। चलिए टैक्योन स्टैंड्स फॉर, जो टेकियोन है, टेकियोन जो है उसका मतलब क्या है? कहता है अ पार्टिकल मूविंग फास्टर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। टैक्योन क्या है? तो टैक्योन का मतलब होता है, टैक्योन का अर्थ होता है कि कोई पार्टिकल जो है वो लाइट के स्पीड से भी अधिक गति कर रही है। मतलब अ पार्टिकल मूविंग फास्टर देन मतलब लाइट की गति से भी ज्यादा तेज गति से अगर कोई पार्टिकल गति करता है तो उसी को हम लोग क्या करते हैं? टेकी ऑन। आगे पॉइंट में बात करते हैं, राजा रमन्ना के बारे में बात करते हैं। तो राजा रमन्ना उन्होंने वैज्ञानिकों को उस टीम का निर्देशन किया जिसे परमाणु उपकरण, याद रखिएगा राजा रमन्ना की जहां बात आती है तो परमाणु बम की भी बात आनी चाहिए, तो परमाणु उपकरण का परीक्षण किया था। उन्हें 1975 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1990 में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री बनाया गया था। उन्हें रागा और पश्चिमी प्रणाली में संगीत की संरचना नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। ठीक है, रागा और पश्चिमी प्रणाली में एक संगीत की रचना नाम की एक पुस्तक भी लिखी थी। किन्होंने? राजा रमन्ना साहब ने लिखी थी। कहते हैं वाटर जेट टेक्नोलॉजी जो है, जिससे कि पानी से हम किसी बड़े बड़े चट्टान को काट सकते हैं, छेद कर सकते हैं, उसका एप्लीकेशन, उसका उपयोग कहां पर होता है? तो याद रखिएगा खादानों में ड्रिलिंग करने के लिए, खादान जो होता है जिसमें कि माइनिंग किया जाता है, वहां पे ड्रिल करने के लिए जो है वाटर जेट का प्रयोग किया जाता है। बहुत तेज पानी का जो है, बहुत तेज प्रेशर के साथ पानी को चट्टान पे मारा जाता है, तो उससे क्या होता है? छेद हो जाता है उस चट्टान में, इसी का अनुप्रयोग किया जाता है। अगले पॉइंट पर बात करें तो ड्राई आइस क्या होता है? याद रखिएगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसी को क्या कहा जाता है? ड्राई आइस कहा जाता है। अगले पॉइंट पे बात करें जीन थेरेपी क्या है? तो ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड डिजीजेस, जो खून से संबंधित बीमारियां हैं उसको ठीक करने के लिए जीन थेरेपी कहा जाता है। जीन थेरेपी याद रखिएगा
क्रायोनिक्स किसको कहा जाता है? क्रायोनिक्स। तो फ्रीजिंग लिविंग बॉडीज टू बी रिवाइव्ड लेटर। तो याद रखिएगा आजकल जो एक टेक्नोलॉजी चला है उसमें क्या करता है, किसी भी जीव को एक ऐसे फ्रीजिंग पॉइंट पर रखता है जिससे आने वाले समय में जब हजारों, क्योंकि जो कोई हजारों साल जी नहीं सकता है ना, मर जाते हैं जल्दी लोग, तो हजारों साल बाद उसको वापस से रिवाइव किया जाए, उसको वापस से जीवित किया जाए, उसी टेक्नोलॉजी को कहा जाता है क्रायोनिक्स। याद रखिएगा क्रायोनिक्स। अगले पॉइंट पे बात करें, कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का यूज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ओटो हान डिस्कवर्ड एटम बॉम्ब बाय द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ओटो हान जो है जिन्होंने एटम बम बनाया? तो न्यूक्लियर फ्यूजन। किसके आधार पर? न्यूक्लियर फ्यूजन। तो याद रखिएगा, कहता है द फिजनेबल मटेरियल, कौन सा विखंडनीय पदार्थ जो है जापान के हिरोशिमा या नागासाकी पर जो परमाणु बम छूटा है, तो जापान के नागासाकी में जो बम छोड़ा गया, परमाणु बम ड्रॉप किया गया था, कब? याद होगा 1945 में जो परमाणु बम ड्रॉप किया गया था, उसमें जो विखंडनीय पदार्थ थी, जो फिजनेबल मटेरियल था, वो कौन था? तो याद रखिएगा प्लूटोनियम। क्या नाम था? प्लूटोनियम नाम का जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का प्रयोग किया था उस एटम बम में। आगे अगर हम बात करें तो कहता है द कंट्री विच हैज टेस्ट लॉन्च्ड फर्स्ट 3D टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, पहला 3D टेलीविजन ब्रॉडकास्ट जो है वो किस कंट्री ने लॉन्च किया, किस कंट्री ने टेस्ट किया लॉन्च करके? तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो है वह टेस्ट किया है। अगले पॉइंट पे बात करें तो लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड इन, लिक्विड क्रिस्टल्स कहां यूज होता है? तो याद रखिएगा रिस्ट वॉचेज, कहां यूज होता है? रिस्ट वॉचेज, डिस्प्ले डिवाइसेस एंड पॉकेट कैलकुलेटर्स में यूज होता है, और भी अन्य चीजों में यूज होता है। याद रखिए मेनली रिस्ट वॉचेज जो हाथ की घड़ी होती है, डिस्प्ले डिवाइसेस जो डिवाइस डिस्प्ले करता है, पॉकेट कैलकुलेटर्स में और अन्य चीजों में इसका प्रयोग होता है। किसका? लिक्विड क्रिस्टल्स का प्रयोग होता है। आगे अगर हम बात करें, कहता है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड्स, OLEDs, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड्स जो होता है, OLEDs जो होता है, आर यूज्ड टू क्रिएट डिजिटल डिस्प्ले इन मेनी डिवाइसेस, कई सारे डिवाइसेस में डिजिटल डिस्प्ले के लिए जो है OLED का प्रयोग होता है। क्या होता है? ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड्स कहते हैं इसको। द एडवांटेज ऑफ OLED डिस्प्ले ओवर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD के बिहाफ में जो OLED होता है उसका क्या एडवांटेज है? तो देखिए क्या है, आर OLED डिस्प्लेस OLED डिस्प्ले कैन बी फैब्रिकेटेड ऑन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सबस्ट्रेट्स, ठीक है। रोल अप डिस्प्लेस एम्बेडेड इन क्लॉथिंग कैन बी मेड यूजिंग OLEDs, ट्रांसपेरेंट डिस्प्लेस आर पॉसिबल यूजिंग OLEDs। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे के पॉइंट में बात करते हैं। ये मेरे ख्याल से आखिरी स्लाइड है आज के चैप्टर का और फिजिक्स के वन लाइनर का, तो उम्मीद करेंगे कि आपको बहुत अच्छा लगे। वाहनों के इंजन को ठंडा करने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा रेडिएटर का जो प्रयोग है वो वाहन के इंजनों को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें मोबाइल और ऑटोमोबाइल में भारतीयों के सामाजिक जीवन में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में क्रांति ला दी है। क्या की है? क्रांति ला दी है लोगों को गतिशील और कनेक्टिविटी के संदर्भ में। किस संदर्भ में? तो लोगों की गतिशीलता और कनेक्टिविटी के संदर्भ में जो है मोबाइल और ऑटोमोबाइल जो है वो भारतीयों के सामाजिक जीवन में जो सोशल लाइफ है उसमें एक अच्छा क्रांतिकारी योगदान है। उम्मीद कर रहे हैं जो वन लाइनर का फिजिक्स का था वो हमारा यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके जो डिटेल्स होंगे, इसके जो पॉइंट्स होंगे, आगे की जो डिटेलिंग होगी वो मैं इंडिविजुअल वीडियोस के साथ आप लोगों को बताता चलूंगा। लेकिन जो अब अगला सीरीज होगा वो हमारा होगा बायोलॉजी के ऊपर।
तो बायोलॉजी से भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, तो बायोलॉजी को भी कवर करेंगे, केमिस्ट्री को भी कवर करेंगे, उसके बाद हमारे पास ज्योग्राफी भी आएगा, ज्योग्राफी के भी वन लाइनर्स कवर करेंगे, साथ ही साथ उसका डिटेल्ड वीडियोस भी अवेलेबल कराएंगे। तब तक आप लोग वीडियोस को देखिए, अगर आपको पसंद आता है आप वीडियोस को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इस वीडियोस के साथ अच्छे लाभ को प्राप्त कर पाएं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपके दोस्तों को अच्छा लग रहा है, आप जरूर कहें कि सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। और सब्सक्राइब अगर आप करते हैं, इससे हमारा थोड़ा बेनिफिट हो जाता है, आपका बेनिफिट आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने से है और मेरा बेनिफिट मेरे नॉलेज को इंक्रीज करने से है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तब तक अच्छे से देखिए। जय हिंद, जय भारत।